अब बात करेंगे समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं? कुछ रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे उदाहरण, अभी हमने हाइड्रोजन की बात की थी। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या हो गई 1। लेकिन हाइड्रोजन के परमाणुओं में से हजारों में से एक परमाणु ऐसा होता है जिसमें प्रोटॉन तो एक ही होता है लेकिन एक न्यूट्रॉन भी होता है साथ में। देखो, सामान्य जो प्रोटॉन हाइड्रोजन होता है उसके नाभिक में मैंने बताया था कि केवल क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन हजारों में से एक ऐसा होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, इसलिए उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन 2 हो गई। और कई हजारों में से एक ऐसा होता है जिसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 2 होते हैं। तो कुल मिला के द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 3। अब मुझे ये बताओ, इस सारणी में हमने इनको जगह किस आधार पर दी थी? परमाणु क्रमांक के आधार पर, कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, 1 नंबर पे लिख दिया, 2 है 2 पे, 3 है 3 पे, 4 है 4 पे। और परमाणु क्रमांक किस आधार पे दिया? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर दिया ना। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन था इसलिए परमाणु क्रमांक 1 दे दिया। हीलियम में 2 परमाणु थे ना, 2 प्रोटॉन थे इसलिए परमाणु क्रमांक 2 दे दिया। इसका 3 थे, 3 दे दिया। इस तरह से देते चले गए। अब यहां पर बताओ, इस हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना? 1, क्योंकि प्रोटॉन कितना है? 1, इसलिए इसको कहां रखेंगे? सारणी में यहीं रखेंगे, इसी स्थान पर। इसमें प्रोटॉन कितना? 1, न्यूट्रॉन कितना? 1, तो कुल मिला के 2 हो गए द्रव्यमान संख्या के रूप में। तो अब बताओ, इसको परमाणु क्रमांक के रूप में इस सारणी में कहां रखेंगे? इसमें प्रोटॉन कितना? 1, तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 1। तो इसको भी कहां रखेंगे? इसी स्थान पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तीसरा, ये वाला, इसमें भी प्रोटॉन कितना? 1, इसलिए परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 1। वो बात अलग है कि इसमें 2 न्यूट्रॉन और है, 2 न्यूट्रॉन और है तो जोड़ के हमने द्रव्यमान संख्या में 3 लिख दिया। लेकिन परमाणु क्रमांक इस सारणी में हमने किस आधार पर दिए हैं? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर दिए हैं। तीनों में प्रोटॉन 1 ही है, इसलिए तीनों कहां रखे जाएंगे? सारणी में यहीं रखे जाएंगे। तीनों का स्थान समान है कि नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब ऐसे परमाणु जिनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखें। अगर सारे ऐसे ही हैं जिनमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है तो सारे एक जैसे ही हो गए। यहां पर ये 3 अलग अलग प्रकार के हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों को रखना कहां पड़ेगा? चूंकि तीनों में एक एक प्रोटॉन है इसलिए परमाणु क्रमांक भी तीनों का 1 होगा, तो रखना भी हमें इसको एक ही स्थान पर पड़ेगा, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये समस्थानिक या समस्थानिक। ऐसा ही एक उदाहरण और है कार्बन। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12। लेकिन सैकड़ों में से एक परमाणु कार्बन का ऐसा होता है जिसमें प्रोटॉन तो 6 ही होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन 7 होते हैं, तो जोड़कर द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 13। 6 7 13। और लाखों में से, लाखों करोड़ों में से, या यूं कहें 10 की घात 12 में से एक, 10 की घात 12 परमाणु लें, उनमें से एक क्या होता है? कार्बन 14 होता है, जिसमें प्रोटॉन तो 6 ही होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 14।
इसको कहेंगे कार्बन 12, इसको क्या नाम देंगे, कार्बन 12, इसको देंगे कार्बन 13 और इसको नाम देंगे कार्बन 14। ठीक, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, ये सैकड़ों में से एक होता है, पॉइंटों में परसेंट होती है इसकी, और ये अरबों खरबों में से एक परमाणु कार्बन 14 का होता है। यहां पर इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हमें ध्यान रखने चाहिए। इसमें एक प्रोटॉन ही है, इसलिए हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन के, लेकिन इसको बोलते हैं प्रोटियम। केवल एक प्रोटॉन ही होता है, इसलिए बोलेंगे प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यू मतलब दो, डुओ मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्राइटियम। तीनों है हाइड्रोजन ही, लेकिन ये इनके उपनाम है। अब देखो, एक बनाता हूं मैं H2O, इस पूरे का बाहर निकालते हैं, सरल है, निकालते हैं। इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी, एक। इस हाइड्रोजन की कितनी, एक। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या देख के बताओ कितनी, 16, सॉरी ऑक्सीजन की 16। ये जल का क्या हो गया, परमाणु भार हो गया, अणु भार। जल का अणु है तो इस अणु का भार निकाल दिया हमने, क्या हो गया, ये जल का अणु भार हो गया, कितना, 18। हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर इस H2O में, ये तो तब है जब हमने ये वाला प्रोटियम वाला H लिया, लेकिन हजारों में से एक ये भी तो है। अगर ये वाला आ जाता है H2O, तो इसको ड्यूटीरियम को D2O बोल दूं क्या, D मतलब ड्यूटीरियम, यहां पर D2O जुड़ेंगे तो कोई, तो इसमें क्या है, एक तो D है, एक O है और एक D है। इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2, इसकी 16, इसकी 2, जोड़ के बताओ कितना आया, 20। अगर इस ड्यूटीरियम वाले हाइड्रोजन से जल बनता है तो उसको D2O बोलेंगे, और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी, 20। उसका अणु भार कितना आएगा, 20। सामान्य जल का अणु भार कितना था, 18। इसका अणु भार कितना है, 20। बताओ इसकी तुलना में ये भारी है कि नहीं है, इसको बोलेंगे भारी जल। तो कोई आपसे पूछे भारी जल का सूत्र बताइए तो क्या हो जाएगा, D2O। पर उसमें फिर कौन सा वाला हाइड्रोजन आएगा काम में, हाइड्रोजन का ये वाला समस्थानिक काम आएगा, इसलिए 20 आ गया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करते हैं। इसी तरह कुछ और तत्वों के परमाणु अणु भार हम निकाल सकते हैं, कुछ और यौगिकों के, जैसे CO2 का निकालें, CO2। इसमें क्या क्या है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस 16, 16 दूनी 32, 32 12 48, 44। गणित की गड़बड़ हो गई, कितना 44। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना हुआ, 44। इस तरह से निकाल सकते हैं। CH4 का ये आप निकालोगे, NH3 का, HCl का, ये आप निकाल के बताएंगे,
इनका क्या अणुभार। H2SO4 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, निकाल लेना उसमें से। HNO3 निकाल सकते हैं इस तरह किसी का भी, आप प्रैक्टिस करना। जो यौगिक मैंने अभी तक बताए हैं उनका अणुभार निकालने का प्रयास करना। अब बात कर रहे थे हम कार्बन के समस्थानिकों की। कार्बन के समस्थानिक में ये हो गया C12, ये हो गया C13 और ये हो गया C14। इसको कार्बन 14 बोलते हैं। ये एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कौन? कार्बन 14। ये रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय का मतलब क्या होता है? इसको रेडियो धर्मिता भी कहते हैं, रेडियो सक्रियता भी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। रेडियो शब्द आया रेडिएशन से, क्योंकि इनमें से रेडिएशन निकलती है, विकिरण। रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। इनमें से विकिरण निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो धर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ। किसमें से? इसमें से नहीं निकलते, इसमें से नहीं निकलते, इसमें से निकलते, इसलिए ये क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं या रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं? पहले रेडियो सक्रियता देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु के नाभिक से विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है या निकलती है। तो रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु के नाभिक से विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या कहलाएगी? रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तीनों एक ही नाम है, ठीक। और वो परमाणु जो ये गुण दर्शाते हैं वो कहलाएंगे रेडियो सक्रिय परमाणु या रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो सक्रिय तत्व। तथा यह गुण प्रदर्शित करने वाले परमाणुओं को रेडियो सक्रिय परमाणु या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक। जैसे एक उदाहरण तो अभी हमने लिखा कार्बन 14, ऐसे लिख दो। इसी तरह से होता है एक पोटेशियम 40। पोटेशियम, सामान्य पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या 39 होती है, रेडियो सक्रिय की क्या होगी? 40, यानी कि उसमें 21 न्यूट्रॉन होंगे। 19, 21, 40। इसके अलावा और है
यूरेनियम 235, थोरियम TH से लिखते हैं थोरियम, क्या है ये, थोरियम 234, रेडियम Ra 226 और पोलोनियम 210, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती रहती है, और वो विकिरण कौन सी होती हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इसके अलावा होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा कण बोलते हैं या अल्फा किरण बोलते हैं, बीटा कण या बीटा किरण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉन के रूप में ये जो ऊर्जा है ये निकलती रहती है, ये विकिरणें हैं। और ये उच्च क्षमता वाली विकिरणें होती है, उच्च भेदन क्षमता की विकिरणें होती है। यदि ये हमारे आसपास निकल रही हैं तो ये हमारी त्वचा को भेद कर अंदर चली जाती हैं और कैंसर कर देती हैं। जो परमाणु भट्टी में काम आने वाले पदार्थ हैं वो ये हैं, देखो, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, और परमाणु बम में भी यही काम आते हैं। और इनसे क्या निकलती हैं, ये विकिरणें निकलती हैं। तो हम जानते हैं कि परमाणु भट्टी और परमाणु बम में विकिरणें निकलती हैं। परमाणु भट्टी में तो उन विकिरणों को रोक दिया जाता है विशेष प्रकार के उसकी डिजाइनिंग के कारण से, जबकि परमाणु बम में ये रुकती नहीं है। तो ये क्या करती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, कैंसर कर देती हैं, विकलांग बना देती हैं, हमारी जो जीनी संरचना है उसको परिवर्तित कर देती हैं। तो आगे संतानें विकलांग होने लगती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा होगा नागासाकी और हिरोशिमा में जब परमाणु बम से अटैक किया गया तो आज तक बच्चे वहां पर विकलांग पैदा होते हैं, वो इनकी मेहरबानी के कारण से, क्योंकि ये रेडियो सक्रिय पदार्थ थे उसके अंदर। ये अब एक चीज देखो कि यहां पर नाभिक से विकिरणें निकल रही है ऊर्जा के रूप में, इसका मतलब उसका क्षरण होगा, द्रव्यमान कम होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कार्बन 14 है, अगर इससे लगातार विकिरणें निकल रही है, विकिरणें निकल रही है, विकिरणें निकल रही है, या यूरेनियम से लगातार विकिरणें निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, तो वो ऊर्जा कहां से आई, वो द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बदला। यानी कि ये परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, कम होता जाएगा, और ये परमाणु क्या होगा, खत्म हो जाएगा एक समय के बाद। जिसमें से विकिरणें निकल रही है वो क्या होगा, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये कार्बन 14 जो है ये 5730 वर्ष में, कितने में, 5730 वर्ष या लगभग 5700 साल में ये अपनी आज जो मात्रा है उसका आधा रह जाता है। जैसे मान लो अगर आज कार्बन 14 100 ग्राम है तो 5730 साल बाद कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। उसके और आगे 5730 साल बाद क्या होगा, सारा खत्म हो जाएगा, कहला अपनी मात्रा का आधा होता है। अभी 100 ग्राम, 5730 साल बाद हो गया 50 ग्राम, अगले 5730 साल बाद हो जाएगा 25 ग्राम, आधा हुआ ना। उससे अगले 5730 साल बाद हो जाएगा 12.5 ग्राम, फिर 5730 साल बाद हो जाएगा कितना, 6.25 ग्राम। इस तरह से आगे घटता घटता चला जाएगा, खत्म अनंत काल में होगा। ठीक है, तो ये हो गए रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ से कौन सी विकिरणें निकलती हैं, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें, और ये जो उल्टा वाई टाइप का लिखते हैं ये गामा का निशान होता है, गामा। ये होता है बीटा और ये होता है अल्फा। ठीक, ये रेडियो सक्रियता हो गई। अब ये रेडियो सक्रियता, कार्बन 14 की जो रेडियो सक्रियता है वो हमारे काम आती है।
किसमें, ये यहां पर इस टॉपिक से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में हमें बहुत बार पढ़ने को मिलता है। ये सामाजिक में भी पढ़ने को मिलता है, विज्ञान में भी पढ़ने को मिलता है, कार्बन डेटिंग के नाम से। जो जीवाश्म जहां पर आएंगे तो जीवाश्म कितना पुराना है उसका आइडिया लगाने में इसकी जरूरत पड़ती है। इसी तरह से इतिहास में कोई चीज कितनी पुरानी है, जैसे बात करें सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, तो उसके सिंधु सभ्यता के जो अवशेष निकले हैं उनके अंदर कार्बन 14 की मात्रा के आधार पर पता चल जाता है कि वो कितना पुराना है। इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो चलो अगला बात करते हैं हम किसकी, कार्बन डेटिंग की। ये तो हमें पता चल गया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं तो उनकी मात्रा क्या होगी, किसी न किसी समय में कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और इसको कहते हैं अर्ध आयुकाल। वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल। जैसे कार्बन 14 की अर्ध आयुकाल कितना है, 5730 वर्ष। अब देखो, कोई भी सजीव है वो कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है, चाहे पौधा है चाहे जंतु है, कार्बनिक पदार्थ हैं उसके अंदर, कार्बन वो लेता है। हम जो भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिया, वसा लिया, प्रोटीन लिया, सब में कार्बन है। पौधे ने जो अपना भोजन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की प्रकाश संश्लेषण में, उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, और वो कार्बन तीनों प्रकार के कार्बन लेगा क्योंकि वायुमंडल में से ही लेगा, और वायुमंडल में वो तीनों प्रकार के कार्बन होते हैं। जैसे मान लो एक जीव है, ठीक, ये भैंस है ना, भैंस, चूहा है। इस चूहे ने अनाज खाया, उसके अंदर क्या था, कार्बन। कौन सा कार्बन था, तीनों कार्बन थे, तीनों इसने ग्रहण किए। जब तक ये जिंदा है तब तक तीनों प्रकार के कार्बन ग्रहण करेगा, तो इनका जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा कि नहीं रहेगा। इस कार्बन 13 का इसमें कोई रोल नहीं होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, लेकिन लेगा तो तीनों ही। पर हम इन दो की बात करेंगे, जब तक ये जिंदा है तब तक कार्बन 12 भी ले रहा है, कार्बन 14 भी ले रहा है, इसलिए दोनों का अनुपात क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। वैसे तो अनुपात मैंने बताया कि ये 10 की घात 12 परमाणु होते हैं तो ये 1 होता है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन की सरलता के हिसाब से मैं इसको 10,000 मान लेता हूं और इसको 100 मान लेता हूं, ठीक, मान रहा हूं, वास्तव में इतना होता है, लेकिन वो बहुत बारीक हो जाएगी हमारे समझने के लिए, इसलिए हमने ये अनुपात रख लिया। जब तक ये जिंदा है तब तक इसमें कार्बन 10,000, ये 100, कार्बन 12 10,000, तो ये 100 है। इसमें से कुछ क्षरित भी हो रहा है, नष्ट हो रहा है कार्बन 14, लेकिन नया ले रहा है, अनुपात बराबर बना रह जाएगा। लेकिन फिर क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई मतलब बाहर से इसने खाना पीना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया मतलब इसने कार्बन लेना बंद कर दिया, क्योंकि अब जो भी खा रहा है वो कुछ खा तो रहा ही नहीं है, तो शरीर में और कार्बन नहीं जा रहा। तो आज के दिन इसमें ये 2020 में इसमें कार्बन कितने हैं, 10,000, कार्बन 14 कितने हैं, 100। अब इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये तो 10
1000 के 10,000 ही रहेंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये तो घटेंगे नहीं। इसमें से लगातार विकिरणें निकलेंगी, विकिरणें निकलेंगी, विकिरणें निकलेंगी, और 5730 साल बाद, यानी कि 2020 में 5730 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 7750 में ये रह जाएगा 10,000, क्योंकि इसका तो क्या बिगड़ा है, ये रह जाएगा 50। रह गया कि नहीं रह गया? अब अगर कोई 7750 में इसकी खुदाई करे, उस समय ये चूहा मिले, तो वो देखेंगे इसमें कि इसमें कार्बन 12 और 14 में अनुपात क्या है। यहां पर कार्बन 12 और 14 में अनुपात निकाल के देखो, ये था 100:1 था कि नहीं था? ये 2 0 से 2 0 काट दो कि 100:1 बचेगा। यहां पर करके देखो, ये अनुपात हो गया 200:1, इससे दुगना अनुपात हो गया, इसका मतलब ये आधा हो गया। आधा हो गया मतलब कितने साल बाद आधा होता है? 5730 साल बाद। तो उस दिन वो आदमी देख के बता देगा कि ये कितना पुराना है, 5730 साल पुराना जीवावशेष है। तो ये हो गई कार्बन डेटिंग। इस तरह से, जैसे मान लो कोई ये जीवाश्म पहले का पड़ा है, पता नहीं कितने का पड़ा है, इसमें अनुपात निकला 400:1। कार्बन 12 और कार्बन 14 में अनुपात कितना? 400:1। आज कितना होना चाहिए? जिस दिन मरा था उस दिन कितना होना चाहिए था? 100:1। 5730 साल बाद कितना हो जाएगा? 200:1। तो अगले 5730 साल बाद कितना हो जाएगा? 400:1। आज हमें 400:1 दिखाई दिया, मतलब कितना पुराना है ये? इन दोनों को जोड़ दो, इतना पुराना है। तो ये कार्बन 14 पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इस तरह से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। अगर सजीव हैं तो सजीवों के तो कार्बन 12 के और कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर निकाल लेते हैं, लेकिन कोई चट्टान कितनी पुरानी है ये पता करना हो तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति अपनाई जाती है। वो भी ऐसी ही है, क्योंकि हमने देखा था यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है और जो साधारण यूरेनियम है, दोनों के अनुपात क्या होंगे? अर्धायुकाल के बाद बदलते चले जाएंगे, उससे ये पता चल जाता है। तो ये क्या हो गई? कार्बन डेटिंग पद्धति। किससे संबंधित थी ये? रेडियो सक्रियता या कार्बन 14 से संबंधित। कार्बन 14 कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 12 रेडियो एक्टिव होता है क्या? नहीं होता। 13 नहीं होता। इन दोनों के अनुपात के आधार पर हम निकाल लेते हैं। ये थी बात समस्थानिक की। समस्थानिक में ही ये थोड़ा एक्स्ट्रा था जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डेटिंग शब्द बहुत बार आता है। कार्बन 14 पद्धति बोल देते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति बोल देते हैं। कार्बन के आधार पर डेट निर्धारित की इसलिए बोलते हैं कार्बन डेटिंग। यहां एक चीज और देखो, इनके अंदर परमाणु क्रमांक तो क्या है? समान है। द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या होती क्या है? द्रव्यमान संख्या ए होती है P+N। P सब में समान है, या यहां इनकी संख्या लिख देता हूं। ये 6 समान है तीनों। ये का मान है 12, ये है 13 और ये है 14। तो पक्की बात है कौन अलग होगा? न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। होगी ना? तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है कि भिन्न भिन्न? समान होती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है कि भिन्न भिन्न? भिन्न भिन्न होती है। और द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होती ही है। तो ये हो गए समस्थानिक।
अब अगली बात करते हैं किसकी, मिटा दो इनको। समभारिक। आइसोबार या समभारिक, नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, भार समान होगा, तो क्या कहलाएंगे, समभारिक। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं, इसलिए पर्यायवाची रूप में शब्द काम में ले सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, क्योंकि अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे पक्की बात है परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। लेकिन खास बात क्या है कि उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। इसमें देखो दिखा, कहीं दिख रहा है क्या तुमको, आर्गन और कैल्शियम दोनों भिन्न भिन्न परमाणु हैं, इनकी परमाणु क्रमांक 18 और 20 अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है, 40, इसलिए ये क्या होंगे, समभारिक होंगे। इसी तरह से अभी हमने उदाहरण लिया था कार्बन 14 का, और देखो नाइट्रोजन में का भार कितना है, 14, ये भी क्या हो गए, समभारिक हो गए। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समभारिक। एक और ऐसा ही है, उसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या समान है, न्यूट्रॉन समान है, तो भिन्न भिन्न क्या होंगे, बाकी बाहर में जाए, भिन्न भिन्न होंगे, बाकी भिन्न भिन्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हों, न्यूट्रॉन क्या होंगे, समान। तो समन्यूट्रॉनिक किसको कहेंगे, ऐसे परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं।
तो पक्की बात है उनके भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है, मतलब परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो पक्की बात है, निकाल के देख लेना, उनका द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न ही होगी। तो ये हो गए सम न्यूट्रॉनिक उदाहरण, इसमें आपको बहुत दिखाई दे जाएंगे। ये रहे बेरिलियम में 5, बोरॉन में 5, दोनों क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक। यहां पर कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14। कार्बन 13 में 6 तो क्या हो गए, निकाल के देखना। प्रोटॉन 6 हो गए, द्रव्यमान संख्या 13 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 7। यहां पर परमाणु क्रमांक 7, ये 14 द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई, 7। बताओ सम न्यूट्रॉनिक है कि नहीं है। कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। कार्बन 14, न्यूट्रॉन की संख्या 8 आएगी, बार बार नहीं निकाल के बताऊंगा। यहां पर 16 में से 8 घटाया 8 आएगी, सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण। इसके अलावा और भी मिल जाएंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14-14, फास्फोरस ऑक्सीजन 14-14। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर ये पोटेशियम और कैल्शियम 20-20, ये सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण हो गए।